Hello everyone. So today we are going to deal with the first chapter of our class 10th ICSE chemistry, and that is chapter number 1, periodic table, periodic properties and variations. So ये chapter हमारे लिए basically वैसा उतना नया भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी क्लास 9th में हमने periodic table क्या होता है, all the terms related to the periodic table, जैसे कि ionization potential हो गया, electron affinity हो गया, periods क्या होते हैं, groups क्या होते हैं, और ये जो पीरियोडिक टेबल जो है इसका हिस्ट्री क्या है ये हमने ऑलरेडी देख लिया था, राइट। तो अभी इस चैप्टर में अभी हम बेसिकली पीरियोडिक ट्रेंड्स देखने वाले हैं। मतलब क्लास 10th में ना पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड हम देखने वाले हैं कि वैलेंसी क्या होती है। जब हम पीरियड्स में जाते हैं तो पहले जो वैलेंसी होती है एलिमेंट्स की वो इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है, ग्रुप्स में क्या होता है, राइट। सो ये सारी चीज़ों को हम इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले जब हम इंट्रोडक्शन में जाते हैं पीरियोडिक टेबल का, तो पीरियोडिक टेबल होता क्या है, ये एक टेबल है जहाँ की हमें सारे तरह के एलिमेंट्स मिलते हैं, राइट। आप देखो जितने भी सारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, नोबल गैसेस हैं, हैलोजेंस है, सभी एक ही टेबल में भर दिया गया है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ पीरियोडिक टेबल, राइट। एंड ये पीरियोडिक टेबल का अगर हम हिस्ट्री देखें तो हमने ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ लिया था कि डोबनियर ट्रायड क्या होता है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, उसके बाद मैंडलीव भी आए जिन्होंने कि अपनी पीरियोडिक टेबल प्रपोज की थी, एंड उसके बाद मूसली के हिसाब से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया था। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन अभी हम जो पीरियोडिक टेबल यूज़ कर रहे हैं, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ बेस्ड ऑन द मूसलीज लॉ। तो मूसली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाए थे, एंड उन्होंने पहली बार जो एलिमेंट्स हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया था। सो यहाँ पर ये चीज़ दिखाया गया है कि आफ्टर मैंडलीव, मतलब मैंडलीव के बाद मूसली उन्होंने क्या किया था, एलिमेंट्स को अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, मतलब जितने नंबर के प्रोटॉन्स होते हैं उसी के हिसाब से हमने एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर बिठा दिया है, राइट। लेकिन बिफोर मूसली जितने भी सारे साइंटिस्ट थे उन्होंने एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज किया था, जिसकी की वजह से बहुत सारे ड्रॉबैक्स देखने को मिले थे। तो दैट वाज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल। लेकिन इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं, पीरियोडिक ट्रेंड्स। तो उसमें सबसे पहले यहाँ आता है कि यहाँ पर बोला गया है कि the physical and the chemical properties depend on the number of electron and their valence shell। मतलब क्या है कि एक एटम है उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उसकी वैलेंसी क्या है वो हमेशा डिपेंड करती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। मतलब अभी फॉर एग्ज़ाम्पल जो एलिमेंट्स एक पीरियड को बिलोंग करते हैं, हमको पीरियड्स पता है, राइट, कि जो पीरियोडिक टेबल में जो लेफ़्ट से राइट तक जो जाने वाले जो एलिमेंट्स हैं, जो ये हॉरिजॉन्टल कॉलम्स होते हैं उनको हम पीरियड्स कहते हैं, और ये जो वर्टिकल ग्रुप्स होते हैं उनको हम वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको हम ग्रुप्स कहते हैं, राइट। तो जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो आप देखोगे कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की वो वैरी करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमारे पीरियोडिक टेबल में देख लो कि पीरियड 2 में लिथियम है, ठीक है, लिथियम होता है ग्रुप 1 में, जबकि आप ग्रुप 17 में देखो वही सेम पीरियड, मतलब पीरियड 2 में ग्रुप 17 में आता है फ्लोरीन, राइट। फ्लोरीन ये हैलोजन ग्रुप को बिलोंग करता है। तो अभी आप लिथियम और फ्लोरीन इस दोनों को आप कंपेयर करो तो लिथियम के प्रॉपर्टीज़, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगे फ्लोरीन से, राइट। जबकि आप लिथियम और सोडियम ले लो एग्जाम्पल, जो कि सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं, लिथियम और सोडियम दोनों एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, तो इन दोनों के जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होंगे, राइट। आप देख लो जो सोडियम है वो एक अल्कली मेटल से राइट, और जो लिथियम है वो भी एक अल्कली मेटल के ग्रुप में ही आता है। और सोडियम के बाद आप एक और एग्जांपल ले लो पोटेशियम का। तो पोटेशियम ये भी एक अल्कली मेटल है, राइट,
और ये भी एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। सो ये सोडियम और ये जो पोटेशियम, इसकी देखो तो एक तरह से प्रॉपर्टीज सेम हो गई, राइट। आप अगर आप सोडियम और पोटेशियम इन दोनों की वैलेंसी देखो तो दोनों की वैलेंसी सेम है, राइट। जबकि आप अभी लिथियम को देख लो, लिथियम और फ्लोरीन की वैलेंसी कंपेयर करो तो दोनों डिफरेंट होगी। लिथियम को कंपेयर करो फ्लोरीन से, दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग होगी। ये क्यों होता है? क्योंकि जब हम पीरियड्स में देखते हैं फ्रॉम द लेफ़्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, तो क्या होता है, जो वैलेंसी होती है वो इंक्रीज़ होता है, राइट। अब हमने पढ़ा था कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से जो एलिमेंट्स हैं उनको उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया गया था, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अभी एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, राइट। कितने नंबर के प्रोटॉन्स हैं एक एटम में, उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। अभी अगर मैंने एलिमेंट्स को इन द इंक्रीजिंग ऑन द बेसिस ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में अगर अरेंज किया है, उसका मतलब मैंने उनको उनके इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में अरेंज किया है, राइट। अभी हमारे पास हो गया हाइड्रोजन और हो गया हीलियम। तो हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है, हीलियम में 2 हैं, तो 1 2 ये हो गई इसके एटॉमिक नंबर, ये होगी इसके एटॉमिक नंबर। वापस हाइड्रोजन हीलियम, वापस आता है लिथियम दूसरे ग्रुप, और दूसरे पीरियड में ये आएगा हमारा लिथियम। तो लिथियम का हो गया 3 एटॉमिक नंबर, यानी कि इसमें क्या है, 3 प्रोटॉन्स हैं। तो ऐसे सोन जब आप कंपेयर करते रहते हो तब हमारा जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं इन एन एटम इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। और हमको पता है कि जब हम मतलब प्रोटॉन्स इंक्रीज़ होते हैं एटम में, उसका मतलब उसका जो एटॉमिक नंबर है वो भी इंक्रीज़ होता रहता है, राइट। इसी के वजह से क्या होता है पीरियोडिक टेबल में, जब आप लेफ़्ट से राइट को जाते हो ना, मतलब जब आप देखो सपोज़ वही सेम एग्जांपल लेते हैं लिथियम को कंपेयर करो फ्लोरीन से, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा एलिमेंट होगा? फ्लोरीन होगा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्योंकि एक और चीज़ है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। हमें पता है, हमने हमारे जूनियर क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि क्या होता है, एक एटम हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि हमारे सेंटर में न्यूक्लियस होता है, मतलब जो एटम है उसके सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस रहता है, और उसी के हिसाब से इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी रोटेट मतलब घूमते रहते हैं उनके शेल्स में। इसके वजह से एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जब हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं तो वो एटम नेगेटिव हो जाता है। जब हम एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाल देते हैं तो एटम जब हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन जब हम निकाल देते हैं तो एटम बन जाता है पॉजिटिव, राइट, क्योंकि ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल एक हमने निकाल दिया। और जब हम एक और इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं एटम में तो वो एटम बन जाता है नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, राइट। तो ये था बेसिस, मतलब कि एटम क्यों, मतलब क्या हमारा एटम जो है वो क्यों नेगेटिव होता है, क्यों पॉजिटिव होता है, क्यों न्यूट्रल होता है। अब जब हम लेफ़्ट से राइट में जाते हैं तो धीरे धीरे आप देखोगे वैलेंसी बढ़ती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप आर सेम हैव सेम वैलेंसी। मतलब जो एलिमेंट्स जो सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं उनकी वैलेंसी सेम कैसे होती है? क्योंकि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द आउटरमोस्ट शेल इज सेम एंड द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप, हेंस द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप्स आर सेम। मतलब क्या है इसका? जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जो वैलेंस शेल है, ये अभी सपोज़ हमारा एक एटम हो गया, राइट। अब इसके ढेर सारे शेल्स हैं, फॉर एग्जांपल 2 शेल्स हैं, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम वैलेंसी कहते हैं। तो आउटरमोस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटरमोस्ट शेल इज़ सेम। जब हम ग्रुप्स में जाते हैं ना ऊपर से नीचे इन अ पीरियोडिक टेबल, तो उनका जो बाहर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब आउटरमोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। मतलब अगर अभी आप उठा लो सोडियम को एज ए एग्ज़ाम्पल एंड पोटेशियम को एज ए एग्ज़ाम्पल, तो सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में जितना इलेक्ट्रॉन्स होता है अभी उतना आप देखोगे कि पोटेशियम का भी है, मतलब सेम।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनके वैलेंस शेल का सेम होता है, इसलिए वैलेंसी भी इन दोनों की सेम है और इसीलिए इनकी जो फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, मतलब स्पेशली जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम है इन ग्रुप्स, क्योंकि ये दोनों ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं, बिलोंग टू द सेम ग्रुप। दोनों देखो अल्कली मेटल्स होते हैं, राइट, एंड दोनों की प्रॉपर्टीज़ एक तरह की सेम ही होती है। सो दैट इज़ अबाउट द what we can say about the valency, right? अब the modern periodic table states that the elements arranged in the order of their increasing atomic number of the elements with similar physical properties recur after regular time intervals। मतलब क्या हुआ इसका मतलब अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें ना हमने एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स में नहीं रखा, हमने उनको उनके बढ़ते हुए प्रोटॉन्स के नंबर मतलब एटॉमिक नंबर के हिसाब से उनको अरेंज किया है, जिसके वजह से अभी क्या होता है कि द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स, मतलब कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ है जो कि रिकर करते हैं, मतलब वापस वो रिपीट होते हैं आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल्स। मतलब अभी आप जब लेफ़्ट से राइट जाते हो इन अ पीरियोडिक टेबल तब क्या होता है, आप देख लो फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम है, सोडियम के बाद आप वापस एक चक्कर काट के आओ, वापस सोडियम के नीचे आ गया पोटेशियम, ठीक है, ये दोनों सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो सोडियम के बाद वापस क्या आ गया, रुबिडियम, इसका नाम हमको नहीं पता क्योंकि हमको 20 एलिमेंट्स तक याद रखना है, लेकिन ये अभी हमारे कोर्स में नहीं है। बट ऑल्सो हम देखते हैं कि जब हम ऐसे कंपेयर करते हैं ना तो देखो एक तरह से सोडियम का प्रॉपर्टीज़ पोटेशियम को करस्पॉन्ड करते हैं, मतलब वैलेंसी सेम है, वापस वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है। सिमिलरली आप देख लो क्या नाइट्रोजन को देख लो, और नाइट्रोजन के नीचे आता है फॉस्फेट, राइट, आई मीन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन के नीचे आता है फॉस्फोरस। ये दोनों सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं। अब आप देखो नाइट्रोजन के बाद क्या क्या आता है, ऑक्सीजन आता है, फ्लोरीन आता है, नियॉन आता है। उसके बाद आप एक चक्कर काट के जब आते हो ना तो नाइट्रोजन के नीचे जो फॉस्फेट आते हैं इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी बहुत सेम होगी, राइट। तो जब आप पीरियोडिक टेबल को ना ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से जब अरेंज किया गया है, जब हम एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में जब हम अरेंज करते हैं तो क्या होता है, पीरियोडिसिटी देखने को मिलती है। द पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट्स हैज़ बीन सीन। पीरियोडिसिटी मतलब क्या होती है, एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना वो रिपीट होती रहती है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स की जो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो रिपीट होती रहती है, उसको ही हम पीरियोडिसिटी कहते हैं या फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। अब यहाँ पर एक है ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स। यहाँ पर हम अभी कंपैरिजन देखेंगे। अभी ये जो चीज़ है आई डोंट थिंक कि आपके लिए उतनी इम्पोर्टेंट होगी, बट ऑल्सो आप अपने बुक से एक बार आप देख सकते हो, आपके बुक्स में यह दिया होता है कि ग्रुप्स में अल्कली ग्रुप क्या होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होता है, वापस हैलोजन क्या होता है, नोबल गैसेस क्या होता है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है ग्रुप 1 दैट इज़ अल्कली मेटल्स। ग्रुप 1 के जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव यूनिवैलेंट रेड्यूसिंग एजेंट्स। अभी देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है ना वो डोनेट कर देते हैं। हमें पता है कि जो मेटल्स हैं उनकी टेंडेंसी क्या होती है टू लूज एन इलेक्ट्रॉन, वो अपनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देते हैं, राइट। तो इसी के वजह से वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाते हैं। एंड यूनिवैलेंट इन नेचर, यूनिवैलेंट कैसे, अभी देखो जो सोडियम है पोटेशियम है ये दोनों की वैलेंसी है 1 +1 है उनकी वैलेंसी, राइट। तो ये हो गया यूनिवैलेंट इन नेचर, ज़्यादा से ज़्यादा ये खुद को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। एंड दे आर द रेड्यूसिंग एजेंट, हमें पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रेड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, एंड दे आर द इलेक्ट्रॉन डोनर्स। वही सेम वन एंड द सेम, वो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं, उसी का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं। अल्कली मेटल्स के बाद आता है अल्कलाइन अर्थ मेटल, राइट। अभी अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होते हैं, ये भी सेम, उनका थोड़ा सा प्रॉपर्टी सेम होता है अल्कली मेटल्स की तरह ही, वो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब होते हैं और वो भी इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं। एंड यहाँ पर कुछ गलत हमने लिख दिया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होते हैं, ना ही वो कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनर्स ही होते हैं, क्योंकि वो उतने भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है ना सिर्फ वही उन्हीं की ही टेंडेंसी
होती है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को ईजिली एक्सेप्ट कर दें। तो यहाँ पर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो मेटल्स हैं, दे आर नॉट नॉन मेटल्स, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हाइड्रोजन ग्रुप आता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आता है, पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स आता है, एंड नोबल गैसेस, ये सारी चीज़ें बुक्स में कॉलम वाइज दिया जाता है। सो आई डोंट थिंक कि इसके बारे में ज़्यादा इन डेप्थ जाने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी 9th में हमने ये कवर कर लिया है। बाय द वे, इफ़ यू गो थ्रू विद द टेक्स्ट विच हैज़ बीन गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर कुछ मेन क्वेश्चंस आते हैं कि देखो, वाई द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, वाई डज द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड्स। हमने शुरुआत में ही देख लिया था कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जब हम लेफ़्ट से राइट को मूव करते हैं इन अ पीरियोडिक टेबल, क्या होता है, वैलेंसी इंक्रीज़ होती रहती है, राइट। अभी आप कोई भी एक पीरियड के एलिमेंट्स को उठा लो, फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम है, सोडियम के बाद मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है। अब आप इन सब का ना जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखो। फॉर एग्जांपल सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,8,1, राइट। मैग्नीशियम का हो गया 2,8,2, और एल्यूमिनियम का वापस 2,8,3। इसका लास्ट में आएगा सिलिकॉन का 4, क्योंकि इधर जगह नहीं है इसलिए हमने ऐसे ही लिखा है 4, राइट। तो यहाँ पर जब आप देख रहे हो तो जब आप लेफ़्ट से राइट मूव कर रहे हो ना, सोडियम को कंपेयर करो मैग्नीशियम से, तो देखो यहाँ पर सोडियम का वैलेंसी हो गया 1, ये ज़्यादा से ज़्यादा एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है, टू बिकम स्टेबल। देखो इसका हमें पता है कि स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट रूल की ज़रूरत है, ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल। बाय द वे, ये हम फिर से चैप्टर 2 में जो है केमिकल बॉन्डिंग, उस चैप्टर में देखने वाले हैं कि ऑक्टेट रूल क्या होता है, डुप्लेट रूल क्या होता है, स्टेबल कैसे होते हैं एटम्स वगैरह। फिर भी यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन, मतलब सोडियम जो है, जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है ना, तो उसके वैलेंसी हो जाती है, मतलब उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, मतलब अभी वो स्टेबल है। वो अपना ड्यूप्लेट रूल जो है, आई मीन ऑक्टेट रूल जो है उसको इसने सेटिस्फाई कर दिया है। इसके वजह से अभी सोडियम स्टेबल हो जाएगा। तो इसकी वैलेंसी क्या है, जो एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन है वो उसको डोनेट कर देगा, दे देगा, इसकी वजह से इसकी वैलेंसी है 1। जब आप मैग्नीशियम को जंप करो तो मैग्नीशियम की वैलेंसी है 2, वापस एल्यूमिनियम को जाओ, एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3, वापस सिलिकॉन की है 4, एंड सो ऑन, ये इंक्रीज़ होती रहती है, राइट। तो वैलेंसी जब इंक्रीज़ होती रहती है, यानी कि उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब बढ़ता जाता है, मतलब 2,8,1, वापस 2,8,2, वापस 3, वापस 4, 5, 6, 7, ऐसा होकर वो इंक्रीज़ होता रहता है, राइट। इसी के वजह से जब उनकी वैलेंसी बढ़ती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता है, राइट। और जब इलेक्ट्रॉन बढ़ता है एटम में, तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है एक एटम की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का जो कैपेसिटी है वो बढ़ता जाता है। और हमें पता है कि जो बेसिकली नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली एक्सेप्ट करते हैं। वैसे ये ज़्यादा कन्फ्यूजिंग टॉपिक नहीं है, हम ये पूरे चैप्टर में ये सेम चीज़ रिवाइज़ करते रहेंगे, इसमें ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन की चीज़ नहीं है। यहाँ पर अभी के लिए इतना ही समझना है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना, इट रिमेन्स सेम। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज़ क्यों होती रहती है अक्रॉस द पीरियड्स, क्योंकि देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो वैलेंस शेल जो है, वैलेंस शेल मतलब क्या, अभी ये डायग्राम आप देखो, बीच में हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ पर जो वैलेंस शेल है वो, मतलब जो आउटर मोस्ट शेल है वो बन गया इसका वैलेंस शेल। अब जब आप देखो, सपोज़ हमारा है पीरियड 1, वापस पीरियड 2, पीरियड 3, जो पीरियड 3 या फिर पीरियड 1, 2 जो भी है, ये पीरियड नंबर्स क्या बोलते हैं, ये हमको ये इंडिकेट करते हैं कि उस एटम में ना कितने नंबर ऑफ शेल्स रहेंगे, ओके ना। फॉर एग्जांपल अभी अगर ये हो गया पीरियड 3, तो पीरियड 3 के जितने भी सारे एलिमेंट्स आएंगे ना आगे, फर्दर मूव करो, जब जितने भी सारे एलिमेंट्स आएंगे ना आगे, वो सबकी जो वैलेंस शेल जो होंगे वो 3 ही होंगे, ओके। फॉर एग्जांपल अभी आप पीरियड 3 को बिलोंग करते हुए जो एलिमेंट्स हैं उनको देख लो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन वगैरह। अभी आप पीरियोडिक टेबल, खुद का जो आपका पीरियोडिक टेबल है उसको आप ऑब्जर्व करो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो, 2,8,1, 2,8,2, अगेन 2,8,3, ऐसा होता है। तो मतलब आप देखो 3 ही शेल्स हैं,
2, उसके बाद 8, उसके बाद 1, 1 के जगह या फिर 2, 2 के जगह या फिर 3, ऐसे सो ऑन इंक्रीज़ होता रहता है, बस वैलेंसी बढ़ती रहती है। तो शेल सेम है, देखो 1, 2, 3। यहाँ पर जब हम ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं तो हमको समझ में क्या मिलता है यहाँ पर यही समझने को मिलता है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड हो गए, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हो गए। वापस लास्ट शेल दैट इज़ द वैलेंस शेल में जो एलिमेंट की बात आप कर रहे हो उसके हिसाब से उसका इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, मतलब वैलेंसी है उसकी, राइट। तो यहाँ पर जब हम वैलेंसी को देखते हैं तो वैलेंसी या फिर वैलेंस शेल जो होता है वो सेम है। ये जो आउटरमोस्ट शेल है ना, ये सेम है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, राइट। कहीं पर 1 हो गया, कहीं पर 2 हो गया, कहीं पर 3 हो गया, सो ऑन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन शेल्स सेम हैं। अब आप देखो, आपको ना कुछ आइडिया आना चाहिए न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। हमको ये पता है कि देखो कि जो लाइक चार्ज है they repel each other, like charge repel each other and unlike charge attract each other। कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो हमेशा नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, खुद की तरफ खींचता है, राइट। ये कूलम्स लॉ भी है एक तरह से। तो यहाँ पर जब हम एक एटम को उठाएं, ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस हो गया। पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि इधर हमें पता है कि प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब आप इधर एक काम करो, ढेर सारे शेल्स ड्रॉ कर दो, ठीक है। अभी ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, ये आउटरमोस्ट शेल में एक हमारा रह गया इलेक्ट्रॉन। अभी हम कलर चेंज करते हैं इसका, सो दैट समझने में इजी हो। अभी देखो इसका जो ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज्ड ये न्यूक्लियस और ये दूर आपका ये जो है इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच जो न्यूक्लियर चार्ज है ये बढ़ेगा। देखो कैसे बढ़ेगा, फॉर एग्जांपल अभी एक इलेक्ट्रॉन है तो उतना न्यूक्लियर चार्ज नहीं होगा। एक इलेक्ट्रॉन के जगह आप क्या करो, एक और इलेक्ट्रॉन डाल दो, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि वैलेंसी बढ़ती रहती है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके बढ़ाओ, ठीक है। तो जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आप देख रहे हो बढ़ रहा है, उतना आपका जो क्या है यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज है वो भी बढ़ेगा। क्योंकि देखो जितना आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यहाँ पर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, जितना आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इंट्रोड्यूस करते जा रहे हो, ये जो न्यूक्लियस है ना पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, वो उतने ही एनर्जी के साथ इनको ना अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, अपने तरफ इनको खींच के इनको बनाए रखने की कोशिश करेगा। तो उसको ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। हम पढ़ेंगे फर्दर इन दिस लेसन इटसेल्फ, हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ तय है कि देखो फॉर एग्जांपल अगर समझने में मुश्किल हो रही है, आप ऐसे भी सोच सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका रूम है, ठीक है, आप अपने क्लासरूम का ही एग्जांपल ले लो। हमारे क्लासरूम में क्या होता है, अगर आपके क्लासरूम में अभी 30 बच्चे बैठ सकते हैं, अगर आपके क्लासरूम में अभी 30 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, 30 और डबल कर दो, 60 स्टूडेंट्स को आप अंदर रखने में कोशिश करो। तो क्या होगा, जब आप 60 स्टूडेंट्स को एक क्लासरूम में भर दोगे तो क्लासरूम की जो कैपेसिटी है ना वो 30 स्टूडेंट्स को कैरी करने की है, लेकिन आप और एक्स्ट्रा डाल रहे हो, 60 स्टूडेंट्स हो गए हैं इधर। तो क्या हो रहा है, इधर एक तरह का एकदम कंजस्ट बन रहा है, राइट, सफोकेटिंग हो रहा है। तो यहाँ पर सफोकेशन तो नहीं होता एटम को आपका, लेकिन यहाँ पर होता क्या है, इलेक्ट्रॉन चार्ज बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर बीच में पॉजिटिवली न्यूक्लियस है। आप उधर जितना नेगेटिव चार्ज जो है इंट्रोड्यूस करते जाते हो तो उतना क्या होता है, ये अट्रैक्ट करते जाता है उनको। और यहाँ हमारी जो वैलेंस शेल है वो सेम है, मतलब बढ़ता नहीं है आपका वैलेंस शेल। तो सेम नंबर ऑफ वैलेंस शेल में जब आप इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस करते जा रहे हो तो ये सभी इलेक्ट्रॉन्स को अपने और अट्रैक्ट कर रहा है, राइट। तो इसका न्यूक्लियर चार्ज जो है, न्यूक्लियर पावर जो है वो बढ़ता जाता है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ता जाता है, यानी कि अभी एक और इलेक्ट्रॉन आप इसमें भर दो, ये आराम से एक्सेप्ट कर देगा। तो इसलिए जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, इनकी ये टेंडेंसी होती है, राइट, जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी ये टेंडेंसी होती है कि वो इजीली एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर दें। और जब वो एक्सेप्ट कर देते हैं ना तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव बनते कैसे हैं, हमें पता है कि एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, एक और इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर दो, एटम बन गया आपका नेगेटिव, राइट।
तो यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन शेल्स सेम है लेकिन अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मतलब वैलेंसी बढ़ती जाती है, ठीक है, जिसके वजह से पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और आपका वो नेगेटिवली चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन, उसके बीच का जो न्यूक्लियर चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बढ़ते जाता है। इसके वजह से क्या होता है, आप एक और मतलब इलेक्ट्रॉन डाल दो, वो एटम आराम से एक्सेप्ट कर देगा। और यूजुअली कौन सा टाइप का एटम एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स, तो वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, राइट, जो नॉन मेटल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या करते हैं, आराम से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर देंगे, उनकी टेंडेंसी ये होती है कि वो इलेक्ट्रॉन ले ले, राइट, स्टेबल होने के लिए। तो इसके वजह से ड्यू टू द न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, वी कैन सी कि एटम गेट्स मोर इलेक्ट्रिकली नेगेटिव, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी आप जिसको कहते हो, फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट। फॉर एग्जांपल आप सोडियम को ले लो और सोडियम के कंपैरिजन में आप क्लोरीन को ले लो। क्लोरीन का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा रहेगा क्योंकि देखो सोडियम और ये जो क्लोरीन बेसिकली दोनों पीरियड 3 को बिलोंग करते हैं, तो इनमें 3 शेल्स रहेंगे, ठीक है। सोडियम में आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि आप क्लोरीन को देखो तो क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। मतलब देखो ये एक ही शेल में ना ये 7 इलेक्ट्रॉन्स भर गए हैं इसमें, तो अभी इसका न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता जा रहा है, जिसके वजह से आप इसको एक और इलेक्ट्रॉन दे दो, इसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा है इनका न्यूक्लियर चार्ज, जिसके वजह से वो एक्सेप्ट कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, और बन गया ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। तो द लार्जर द डिस्टेंस, यहाँ पर आपको रिलेशनशिप समझनी पड़ेंगी कि क्या होता है क्या नहीं। सो अगर आप जितना शेल्स बढ़ाते जाओगे तो सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक उतना ही क्या होता है, इसका डिस्टेंस बढ़ता है, या फिर आप कहते हो इसका साइज़ बढ़ता है एक तरह से। तो जो आप कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन मतलब जो एटम का साइज़ है डिपेंड्स ऑन द एटॉमिक रेडियस, राइट, एटॉमिक रेडियस। और एटॉमिक रेडियस मतलब कितना शेल्स है, डिस्टेंस आपका न्यूक्लियस से लेकर ये शेल तक का, आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ व्हाट वी आर सेइंग एज एटॉमिक रेडियस, राइट। तो यहाँ पर ऑन मूविंग ऑन द लेफ्ट टू द राइट इन द ग्रुप, हम ग्रुप्स के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं इन द पीरियोडिक टेबल, यहाँ पर क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता रहता है, मतलब शेल्स सेम नहीं होते। हमने पीरियड्स में देखा था कि पीरियड 3 में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पीरियड 3 में 3 क्या कहते हैं, शेल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, शेल्स होते हैं। और पीरियड वैसे ही आप 2 में देखो 2 शेल्स होते हैं, पीरियड 4 में 4 शेल्स होते हैं, एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ पर वैसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इतना ही रहना पड़ेगा, है ना। तो ये बढ़ता जाता है, जब आप कंपेयर करो तो नंबर ऑफ शेल्स कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। दोस्तों ये चैप्टर ऑब्वियसली बहुत बड़ा है, इसलिए हम इसको पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। ये पार्ट 1 में हमने सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लिए हैं इंक्लूडिंग द इंट्रोडक्शन। अब दूसरे पार्ट में हम बाकी की चीज़ों के साथ कंटिन्यू करेंगे कि क्या होता है क्या नहीं जब हम ग्रुप्स में जाते हैं, जब हम पीरियड्स में जाते हैं इन द पीरियोडिक टेबल।